नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और उन खबरों पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे हर खबर पर अपडेट। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया है। क्या है वो नाम, बता रही है हमारी संवाददाता पूजा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण किया है। देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इन द्वीपों को अब देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित द्वीप पर बनने वाले स्मारक का भी अनावरण किया है। 21 अनाम द्वीपों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है। देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन द्वीपों में मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और कैप्टन करम सिंह, द्वितीय लेफ्टिनेंट रामा रघुबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, मेजर शतान सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों के नाम रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा, अंडमान की ये धरती वो धरती है जहां पहली बार तिरंगा फहराया था, जहां पहली बार स्वतंत्र भारत की सरकार बनी थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम ने कहा, वीर सावरकर और देश के लिए लड़ने वाले कई अन्य नायकों को अंडमान की इस भूमि में कैद कर लिया गया था। 4 से 5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर में गया था, तब मैंने वहां के 3 मुख्य द्वीपों को भारतीयों के नाम समर्पित किए थे। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। इस मौके को, इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित द्वीप पर बनने वाले स्मारक मॉडल का भी अनावरण किया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा। झारखंड भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक का आगाज हो चुका है और ये आगाज आज से हुआ है। देवघर में बैठक हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक की बात की जाए तो बड़े मुद्दों पे चर्चा चल रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल राज्य का है उसमें तमाम चीज़ों के बीच से इस बात की चर्चा है कि आने वाले समय में किस तरीके से राज्य में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करेगी, आने वाले समय के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा कैसे जमाया जा सकेगा। इस कार्य समिति की बैठक की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि 14 लोकसभा के सीटों में से 12 एनडीए के पास है, 11 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट आजसू के पास है। यानी कि 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तो 14 में से 12 सीटों को फिर से एक बार बचाए रखना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती समझ में आ रही है और उसको भी कारगर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकेंगे। एक और अहम बात देखने को मिल रही है कि लोकसभा के चुनाव के बाद से विधानसभा के चुनाव भी 2024 में होने हैं। विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से एक बार फिर से सत्ता में आए और उसके लिए अभी से तैयारी तेज कर दी गई है। इस कार्य समिति की बैठक में इस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन कर राज्य में बेहतर स्थिति बनाई जा सके। और एक अहम बात है कि खास करके रामगढ़ का उपचुनाव होना है और उपचुनाव के माध्यम से एक बार कोशिश की जा रही है कि संगठन को फिर से एक बार मजबूत किया जा सके और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए जिसमें बीजेपी की कहीं न कहीं बात सामने आई है और बीजेपी तमाम चुनावों को लेकर इस पे लिटमस टेस्ट की तरह काम करने की कोशिश करेगी। ऐसे में एक बार फिर से कोशिश ये भी है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकेगा और साथ साथ संगठन को किस तरीके से लेकर चला जा सकेगा। राज्य में जो हालात हैं, सत्ताधारी दलों की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कई मुद्दों पर चर्चा होती आई है और ऐसे में सरकार का भी दावा है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में वे अपने वर्चस्व को कायम रख पाएंगे। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि संगठन को मजबूत करना। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव और साथ साथ विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य की स्थिति को और बेहतर बनाने की पहल करना है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज करने जा रही है, उसकी मेजबानी करने जा रही है और इसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं आज बेंगलुरु में रोड शो का आयोजन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी के चलते
चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई के बाद अब आज जो है बेंगलोर में रोड शो हुआ और इस रोड शो में मुख्यमंत्री के जो टीम है उसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे, उनके साथ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो है वो मौजूद रहे और साफ तौर पर एक लक्ष्य की विदेशी निवेशकों को साधने के बाद अब जो घरेलू निवेशक हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में लाया जाए और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार आयोजित करने जा रही है 10 से 12 फरवरी उसको सफल बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हो ताकि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक बढ़े। आज खुद महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की अपने आवास पर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 7 जगह पर रोड शो हो चुके हैं और लगातार ये रोड शो जो है अभी जारी हैं। सरकार का पूरा लक्ष्य है कि छोटे बड़े सभी निवेशकों को उत्तर प्रदेश जो है वो आमंत्रित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश की संभावनाएं हैं वो बढ़े और कहीं ना कहीं उसके जरिए उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है और इस भूमिका को और भी अपनी जो है वो बड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इसीलिए अगर आप देखें तो बजट जो है उत्तर प्रदेश का वो लगातार उसका विस्तार किया जा रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, उनकी मंत्री की जो टीम है और इसके अलावा जो शासन के आला अधिकारी हैं वो लगातार दूसरे जिले जा रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं, विदेश तक के दौरे हुए और साफ तौर पर एक लक्ष्य की ज्यादा से ज्यादा निवेश को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया जा सके। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज देहरादून में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। विभाग के आला अधिकारी भी इस वर्कशॉप में मौजूद रहे। विशेषज्ञों की तरफ से बताया गया कि जो उत्तराखंड की जो भूमि है उपजाऊ भूमि है, ऐसे में यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के जरिए कैसे किसानों को लाभ पहुँचाया जा सकता है, इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि इन योजनाओं को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, किसानों को कैसे उपज उनकी दुगनी की जा सकती है, कैसे सस्ते संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं ताकि उनकी उपज बेहतर हो सके। उस दिशा में अब सरकार को रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है और वर्कशॉप के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जो संसाधन आए हैं, कृषि के जो संसाधन हैं, उनको उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड जल्द ही ऑर्गेनिक स्टेटों श्रेणी में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे में धामी सरकार की पहल है किसानों को हर सुविधा युक्त संसाधन देना है। कैमरामैन के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। श्री रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया विवादित बयान अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी श्री रामचरितमानस को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। रामचरितमानस को लेकर जहां विवादों में आए दिन जो है अलग अलग नेता जो लगे रहते हैं, अलग अलग टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक नया नाम भी सामने आया है। बता दें कि आपको सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया, जहां सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो को भी जो है पूरी तरीके से वायरल हो रहा है, तो उसी को देखते हुए रामचरितमानस को कहने पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया। लेकिन उसके बाद एक निजी चैनल पर भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि रामचरितमानस की जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि राम के लेकर और पंडितों को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से विवादित जो है खड़ा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रामचरितमानस को देखते हो कि यहाँ पर रामचरितमानस जो है हिंदुओं के नाम पर जो कहा जा रहा है और पंडितों के नाम पे कहा जा रहा है कि उनको जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो विवाद है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रामचरितमानस में शुद्ध का अपमान किया गया। उन्होंने यह कहा है कि ऐसी पुस्तकों से इन दोहरी चौपाइयों को हटाना चाहिए या फिर इन्हें प्रतिबंध करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक निजी चैनल पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ का भी हवाला देते हुए बताया है कि ब्राह्मण चाहे गुणहीन हो उसकी पूजा करनी चाहिए, वही शुद्ध चाहे वो वेद भी जानते हों वह पूजनीय नहीं है। क्यों कहीं क्या यह धर्म है? क्यों करोड़ों लोगों को रामचरितमानस को नहीं गाते? और मौर्य के बयान के बाद विरोधों में शुरू हो गया है। फिर बयान को लेकर कई लोगों की तरफ से ताकि पंक्तियाँ सामने आई है।
जहां एक तरफ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां गरमाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सपा नेता जो एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल किया था, उसमें जो रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बयान देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उधर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब तंज कसते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद अब सियासी पारा हाई हो गया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने के बाद मामला गरमाता जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, सपा नेता के एक विवादित बयान के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। बुलंदशहर पहुंची मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसको रामचरितमानस के बारे में जानकारी नहीं हो वो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर कहा है कि जिन राम जी ने सबरी के बेर झूठे खाए थे, वहाँ तो कहीं कोई भी विवाद खड़ा नहीं हुआ और अब सपा के नेता रामचरितमानस में कुछ हिस्से को हटाने के बाद विवादित बयान दे रहे हैं। बुलंदशहर में नुमाइश मैदान में एक सवारिया प्रोग्राम में शामिल होने आई अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा था निशाना। लगातार स्वामी प्रसाद बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आजकल हर किसी के जुबां पर है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। चमत्कार दिखलाना एक जादूगर का काम होता है। जी हाँ, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर रार सा मचा हुआ है। अब इस रार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो चमत्कार दिखला रहे हैं वो जादूगरों का काम होता है। चमत्कार दिखलाने से समस्याएं बढ़ती हैं समाज में, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि एक स्वामी संतों को इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर नागपुर की संस्था ने 30 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है कि बाबा में अगर इतनी ही शक्ति है तो वो प्रमाणित करके दिखाए, हम 30 लाख रुपए नगद इनाम देंगे। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर विवादों में घिरते रहते हैं। आज उनके ऊपर कई लोगों का आरोप लगता जा रहा है। साथ ही साथ अब ये भी सामने आया हुआ है कि स्वामी शंकराचार्य ने भी उन पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर इतने चमत्कारी बाबा हैं तो वो जोशी मठ की दरारों को रोक कर दिखाएं, मैं मान जाऊंगा कि उनके अंदर चमत्कारी शक्ति है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर माघ मेले में साधु संतों ने भी गंभीर आरोप चमत्कार को लेकर दिखाए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि बाबा समाज में धर्म के नाम पर अंधविश्वास परोस रहे हैं। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। गणतंत्र दिवस के लिए कर्तव्य पथ पर सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी धीर राजपूत ने। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सोमवार यानी आज सुबह से ही यह रिहर्सल शुरू हो गई है, जिसको लेकर के दिल्ली में काफ़ी जो है तैयारियां की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, वहीं कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है और दिल्ली
से गुजरने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ये सलाह दी है कि वो जो है इस रास्तों से होकर के जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं वहाँ से होकर के ना गुजरें। लेकिन इसके बावजूद भी कई मार्गों पर जो है आज काफ़ी जाम देखने को मिला, जहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसको लेकर के भी खासा दिल्ली में जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारी शुरू हुई है कर्तव्य पथ से लेकर के और आसपास के इलाकों को जो है रात से ही रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे कि लोग वहाँ से होकर के ना गुजरें और लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहाँ से होकर के गुजरे और जिन रास्तों को बंद किया गया था उसके अलावा दूसरे रास्तों से होकर के गुजरे तो वहाँ पर भी जाम जैसी स्थिति देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रिहर्सल विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन तिलक मार्ग बहादुर शाह जफर से होते हुए लाल किले पर समाप्त ये परेड जो होगी। परेड के समाप्त होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरीके से ये गाइडलाइन जारी की है उसके बावजूद जो है कई मार्ग ऐसे हैं जो काफ़ी प्रभावित दिखे। कई मार्गों को बंद भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी थी कि वे नई दिल्ली, मध्य दिल्ली व दक्षिण दिल्ली इलाके में आने से बचें। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर के कई रास्तों पर लंबा जाम देखने को मिला, जिसमें लोग 1 से 1.5 घंटे फंसे रहे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज से ही फुल ड्रेस रिहर्सल भी शुरू हो गई है। अब जो है कुछ ही दिनों बाद जो है कर्तव्य पथ पर जो है गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। वहीं बिहार में नीतीश सरकार की नाकामी कहें या फिर प्रशासन की लापरवाही कहें, जो आजकल बिहार की गरीब जनता के जान लेने पर आमादा है। ताजा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। बिहार में जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है। बिहार के सिवान में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से, लेकिन 6 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जहां कहने को तो कि बिहार के अंदर अब तक शराब बैन चल रही है, लेकिन नीतीश के राज में एक बार फिर से धड़ल्ले से जो है लोगों की मौतें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के लोगों को लिए पूरी तरीके से यहाँ पर बैन लगाया हो कि जहरीली शराब नहीं पीनी चाहिए और बेचनी नहीं चाहिए, तो उस पर शराब के ठेकों पे जो है बंदी का भी आदेश दे दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब बिहार के अंदर एक बार फिर से ये मामला सामने आया, जहां आज 5 लोगों की मौत और 6 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी और जांच पड़ताल करते हुए जैसे जिला अधिकारी को पता लगता है बिहार के कि आखिरकार यहाँ पर सिवान के अंदर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई और 6 लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसी के बाद जो है आनन फानन में पुलिस आती है। पुलिस जो है 10 से 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये जहरीली शराब कहाँ से आई और किसने यहाँ पर बेचना शुरुआत की है। तो जिस तरीके से जहाँ पुलिस को पता लगती है और सूचना मिलने से ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुँचती है और वहाँ से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे आधी रात को सदर अस्पताल सिवान पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए डीएम ने कहा कि 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 6 लोगों को गंभीर रूप से बीमारी के जिनका सिवान के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पर बिहार में जहरीली शराब कांड बड़ा मुद्दा बन गया है। पिछले महीने भी दिसंबर 2022 में छपरा के जिले में अवैध शराब के सेवन से 70 लोगों की मौत हो गई थी। विशेष जांच अदालत जो एसआईटी के मामले में सिलसिले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया था और 2.7 लाख रुपए नकद और बरामद किए थे। छपरा में जहरीली शराब कांड ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। जब बिहार के जिला अधिकारी अमित कुमार सिंह को पांडे को पता चलती है कि इस तरीके की जो जानकारी यहाँ पर आई है कि 5 युवकों की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, लेकिन उसके बाद में मीडिया के सामने आते ही बिहार के जिला अधिकारी पूरी तरीके से जो है वहाँ पर जिला हॉस्पिटल के अंदर जो मीडिया कर्मी वहाँ पर जा रहे थे बातचीत करने के लिए, उनसे जो है देखने के लिए, लोगों से जो है बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से मीडिया को भी वहाँ पर रोक लगा दी गई। ये कहा जा रहा है कि मीडिया की इसमें एंट्री नहीं होगी क्योंकि जहरीली शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। तो इसमें देखा जाएगा कि आखिरकार जिला अधिकारी जो बिहार के हैं वो कितनी सख्ती का पालन करते हैं। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। आखिर आगरा में ऐसा क्या हुआ जो कि 2 पक्षों में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई है? खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने। कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन का विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग हत्या और तमाम बड़े अपराध करने से पीछे नहीं हटते हैं। जीता जागता उदाहरण खेरागढ़ के ऊंटगिरी मार्ग का है, जहां उधार के पैसे मांगने को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, विवाद हुआ और एक व्यक्ति को गोली लग गई। जी आपको बता दें कि अन्नू तोमर व शिव कुमार दोनों पक्षों के बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि उधार के पैसे को लेने को लेकर बात ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर आ गई। वहीं फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसको स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से
इलाज के लिए आगरा भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार पहुंचे हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही मामले की खुलासे की बात भी डीसीपी वेस्ट के द्वारा कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे कस्बे बाजार में तहससी मच गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार मामले का खुलासा कब तक होगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। अमरोहा में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में कॉटन छोड़ने का मामला दरअसल अब डिप्टी सीएम तक पहुंच गया है और डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है। उस पर क्या कार्रवाई की है बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान। अमरोहा में ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में पट्टी छोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर सीएमओ को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरगढ़ का है, जहां पर फैसल नर्सिंग होम में बीती 21 नवंबर को महिला की पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन हुआ था, जहां पर ऑपरेशन के बाद उसके पेट में पट्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद लगातार 2 महीने से महिला दर्द में तड़पती रही। अचानक 2 दिन पूर्व महिला की दर्द के चलते मौत हो गई। वहीं सीएमओ ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए इसमें तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस मामले में जब ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया, प्रदर्शन किया और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए, तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने भी गैर इरादतन हत्या के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में सैनी समाज की एक बैठक गांव इमली वाली मंडइयों में हुई थी, जहां पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की गई, जहां पर सभी सैनी समाज के लोगों ने इसमें समर्थन किया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसमें सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जहां पर ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सीएमओ से कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है, डॉक्टर है, जिसकी भी लापरवाही के चलते महिला के पेट में पट्टी छोड़ी गई है और उसकी मौत हुई है, इस मामले को संज्ञान लेकर नियम विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उधर बदायूं के रमजानपुर से बार बालाओं के अश्लील डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी सौरभ पाल ने। जनपद बदायूं में रमजानपुर के मेले में बार बालाओं के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होने से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं बात करें तो मेले में अश्लील नृत्य होना एक पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है, वहीं कानून का उल्लंघन भी हो रहा है। बात करें तो कादर चौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर के मेले में अश्लील डांस होना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिलीभगत मानी जा रही है। मेला मालिक भी पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए थिएटर लगाए हुए हैं जहां पे अश्लील डांस हो रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बदायूं पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आला अधिकारियों को संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बार वालों के डांस से कहीं ना कहीं लोगों में गलत संदेश जाता है, अश्लील डांस हो रहा है, इस पर भी पुलिस को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। जोशीमठ में भू धसाव के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अब दरारें पड़ने लगी हैं। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी सोनू उनियाल ने। लगातार भूस्खलन के बाद अब नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह दरारें पड़नी शुरू हो गई है, जिससे चार धाम यात्रा पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है खुलने की तिथि घोषित होगी। समय रहते जो प्रशासन है वो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी मरम्मत करने का कार्य भी शुरू कर देगा। प्रशासन की माने तो बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने से पहले ही जो सभी तैयारियां पूरी कर दी जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि लगातार जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब प्रशासन कितना इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, ये आने वाला समय तय करेगा। सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, जोशीमठ, चमोली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कन्नौज में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी पड़ताल की है हमारे सहयोगी। कन्नौज जिले में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यातायात माह के अंतर्गत आज मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कन्नौज जिले में एसपी कुमार अनुपम सिंह व सुभ्रांशु शुक्ला व संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा
जनपद के विभिन्न स्कूलों से छात्र छात्राओं को बुलाकर एक मानव श्रृंखला बनाकर भारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जो स्कूल से आए बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करके उनको बताया गया क्या यातायात के नियम है। वहीं यातायात नियमों पर स्कूली छात्र छात्राओं को शपथ दिला के यातायात नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित भी किया गया। वहीं जो एक्सीडेंटों में घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कृत भी कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में किया गया। जिन लोगों ने घायल लोगों की मदद की थी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया था, उनको आज पुरस्कृत भी किया गया। कन्नौज से शुभम कटियार, इंडिया वॉइस के लिए। वहीं उन्नाव में एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी है। उसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना अचलगंज के आजाद मार्ग का है, जहां पर एक तेज अनियंत्रित डंपर ने कार को भीषण टक्कर मारी, जिससे कार में मौजूद पिता, पुत्र और दामाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद डंपर सीधे खाई में गिरा, जिससे वहां 3 अन्य लोग भी मौजूद थे, वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए और उनकी भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने फौरन ईंट पथराव करना शुरू कर दिया। सूचना पर कई थानों का फोर्स पहुंचा और कई घंटे तक रेस्क्यू किया गया। हालांकि स्थिति को पुलिस प्रशासन द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। वहीं डीएम अपूर्वा दुबे हादसे की स्थिति का जायजा लेने सीधे जिला अस्पताल पहुंची और वहां पर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया गया। इस पूरी घटना का संज्ञान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और उन्होंने कहा जो भी हादसे में 2 लोग घायल हैं, उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कमी न रखी जाए। हालांकि अभी तक जो मृतक हैं उनके परिजनों को सहायता राशि की घोषणा अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इस पूरे घटना में जो डंपर चालक था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्नाव का जिला प्रशासन मृतकों के परिजनों को कितनी सहायता राशि देता है और डंपर चालक को कितनी जल्दी गिरफ्तार करता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।